नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम सेनापति, जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका ऋतु वर्णन विशेष रूप से विख्यात है, उनकी शरद ऋतु वर्णन का अध्ययन करेंगे। उसकी व्याख्या आज हम करेंगे। पावस निकास ताते पायो अवकाश भयो, जोन को प्रकाश शोभा शशि रमणीय को, विमल आकाश होते वारिज विकास सेना, पति फूले कास हित हंसन के जिये को, छिति न गरद मानो रंग है हरद साली, सोहत जरद को मिलावे प्राणप्रिय को, मत है दुरद मिट्यो खंजन दरद, ऋतु आई है सरद सुखदानी सब जीव को। पावस यानी वर्षा ऋतु, निकास यानी चली गई है, निकासी हो गई है उसकी, क्योंकि पावस ऋतु जब वर्षा ऋतु जब जाती है उसी के बाद शरद ऋतु आती है। अब शरद ऋतु की विशेषताएं क्या होती हैं? वर्षा काल में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हालांकि हरियाली होती है, लेकिन कीचड़ के कारण, नमी के कारण बहुत सारे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं और वातावरण उतना सुहावना नहीं रहता। उसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है? धूप भी होती है, ठंड भी होती है, लेकिन मौसम बड़ा सुहावना होता है। किसी तरह का कोई कीचड़ ये ऐसे नहीं होता और वातावरण साफ़ हो जाता है। आसमान भी साफ़ होता है, उसमें काली काली घटाई नहीं होती है ना। आसमान साफ़ होता है। तालाबों में कौन खिल जाता है? कमल खिल जाते हैं तालाबों में। और मतलब ये जो ऋतु है, ये ऋतुओं में बहुत अच्छी ऋतु मानी जाती है। ये जो मौसम है ये बड़ा सुहावना मौसम होता है। ताते यानी उसी से, पायो यानी पाया, अवकाश यानी अवकाश पाया है, भयो यानी हो गया, जोन क्या होता है? ज्योत्सना को ही तत्सम रूप में जोन कहा जाता है। ज्योत्सना का मतलब क्या है? चांदनी, है ना, चांदनी। तो चांदनी सबसे ज़्यादा किस ऋतु में दिखाई देती है? शरद ऋतु में दिखाई देती है। और कारण इसका क्या है? कारण इसका ये कि आसमान साफ होता है। वर्षा ऋतु में तो बादल ही बादल हो जाते हैं, तो चांदनी दिखाई नहीं देती है। आसमान सबसे साफ, स्वच्छ, निर्मल शरद ऋतु में ही होता है। शोभा शशि रमणीय को, शोभा यानी सुशोभित है, शशि यानी चंद्रमा, शशि, इसको शशि लिखा है, इसका तत्सम रूप है। रमणीय को यानी बहुत ज़्यादा रमणीय है। ये कविता छंद चल रहा है। विमल आकाश, आसमान, शरद ऋतु की सबसे बड़ी खास बात होती है आसमान क्या होता है? एकदम निर्मल होता है, विमल होता है, साफ होता है एकदम, और उसमें तारे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो चांदनी रात में टिमटिमाते हुए तारे, तालाबों में चांद की रोशनी में, कमलों को, जो कुमुदनी है, कुमुदनी, कमल तो किसको देखकर खिलता है? सूरज को देखकर। और कुमुदनी किसको देखकर खिलती है? चंद्रमा को देखकर। तो कुमुदनी, जिसको लिली भी बोलते हैं, वो चारों ओर खिली दिखाई देती है। होत वारिज विकास, वारिज यानी, वारिज क्या होता है? वारी यानी जल, और वारी दय यानी जल को देने वाला, यानी कौन? बादल। लेकिन वारी जय का क्या मतलब है? वारी यानी पानी, जय यानी जो पानी में पैदा होता है। कौन? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होती है, लेकिन ये शब्द क्या है? रूढ़ हो गया है। वारिज का मतलब, ये तो ऐसे सिंघाड़ा भी वारिज है, जल में पैदा होता है, मेंढक भी जल में पैदा होता है, तो उसे वारिज कहेंगे। लेकिन ये रूढ़ हो गया है। कैसे? किस चीज़ के लिए? कमल के लिए। वारिज यानी कमल, सरोज यानी कमल, जलज यानी भी कमल, है ना। विकास होत, सेनापति, ये सेनापति का खुद का नाम है। सेनापति का नाम आज तक किसी को नहीं पता कि इनका नाम क्या था। इनको हम सब सेनापति के नाम से ही जानते हैं। फूले कास, कास कभी सुना है? कास क्या होता है? कास एक कूचा, जिसको बोलते हैं सरकंडा। वो नदी जहाँ बहती है ना, उसकी नदी का जो इलाका होता है निकास वाला, उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल लंबे लंबे खिलते हैं, उसको कास कहते हैं। वो कास फूला हुआ बड़ा अच्छा लगता है। हित हंसन के जिये को, हंसन यानी हंस नदी में तैरते हैं, क्योंकि वातावरण साफ स्वच्छ है तो वो प्रसन्न होकर नदी में तैरे हैं। क्षिति न गरद, क्षिति यानी क्या होता है? क्षिति, ये क्या है? क्षिति है। क्षिति यानी धरती, पृथ्वी। गरद यानी गर्द नहीं है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। मानो, मानो है तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। रंगे है हरद साली, सोहत जरद को मिलावे प्राण पिए को, मत है दुरद मिट्यो खंजन दर्द, दरद दुरद, ये क्या है? तुकांतता चल रही है इसमें। आई है सरद सुखदानी सब जीव को, कह रहे हैं कि शरद ऋतु आई है जो सबको सुख देने वाली है। ये साली जो शब्द है इसमें, साली यानी धान की जो बालियाँ होती हैं उनके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है। ये शरद ऋतु से संबंधित वर्णन है। इसमें प्राकृतिक परिवेश की मनोरम छटा का निरूपण हुआ है। व्याख्या कर रहे हैं कवि। कवि वर्णन करता है कि वर्षा ऋतु की समाप्ति हो गई है और आकाश स्वच्छ हो गया है, चांदनी का प्रकाश हो गया है, चंद्रमा भी सुंदर शोभा को धारण करता है, आकाश बादलों से रहित होने के कारण निर्मल हो गया है, कमल प्रफुल्लित हो गई हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि पृथ्वी पर काश नाम के पौधे फूलों से लद गए हैं। ये सफ़ेद रंग के होते हैं काश, लंबे लंबे फूल होते हैं, जैसे राजस्थान में कूंचा होता है उसी तरीके के होते हैं ये। हंस पक्षियों के हृदय प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? पृथ्वी में कहीं कीचड़ व धूल का नाम भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बरसात के कारण धूल, तो गर्मियों में खूब धूल होती है पेड़ पौधों पर, बारिश में सारी धूल छट जाती है,
नई कोमल कोमल पत्तियाँ आ जाती है तो रंगी रंग दिख रहा है, कहीं भी धूल नहीं है पेड़ पौधों पर। धान के पौधे हल्दी के रंग से पीले होकर सुंदर प्रतीत होते हैं। धान के पौधे हल्दी के रंग से, अब धान हरा होता है, धान यानी चावल, चावल के लिए कहा है यहाँ धान, और वो क्या है, हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे सूखता है तो धीरे धीरे सुनहरा हो जाता है, पीला हो जाता है, जैसे हमारा गेहूँ पीला हो जाता है तो सुनहरा लगता है, तो पीले होकर बहुत सुंदर वो प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे समय में मेरे प्राण पिए से कोई मुझे मिला दे, ऐसा इसमें विरहिणी नायिका कह रही है। हाथी मदमस्त हो रहे हैं और खंजन पक्षियों का दुख नष्ट हो गया है। संसार के खंजन पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो बड़ा चंचल होता है, चिड़िया होती है छोटी सी, इसकी खंजन की आंखों से तुलना की जाती है। जब नायिका के नेत्रों की चंचलता की तुलना की जाती है तो खंजन पक्षी से की जाती है। संसार के समस्त प्राणियों को सुख देने वाली शरद ऋतु का आगमन हो गया है। विशेष को मिलावे प्राण पिए को कथन से विरहिणी नायिका की मनोदशा का चित्रण हुआ है, प्रकाशन हुआ है। सुंदर प्राकृतिक परिवेश में श्रृंगार विलास का उद्दीपन होने से नायिका का कथन मनोभावानुकूल है। शरद ऋतु का वर्णन स्वाभाविक रूप से सभी कवियों ने किया है। सेनापति में परिगणन का आधिक्य है। परिगणन का मतलब है इसमें गणना की जाती है, कुछ भी चीज़ होती है उसकी। अनुप्रास है, यमक है, उल्लेख है, उत्प्रेक्षा है और काव्यलिंग अलंकार इसमें है। अनुप्रास तो पता ही है, इसमें पाव जैसे कि शोभा शशि है, उसमें अनुप्रास अलंकार है। और ये मैंने बताया मानो रंगे हैं हरदशाले, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानो है। दरद रद इन सब में क्या है, गरद और दरद इन सब में क्या है, यमक अलंकार है, जिसको सभंग पद यमक अलंकार यहाँ हम बोलेंगे। छंद इसमें कवित्त छंद है, क्योंकि 8 चरणों वाला छंद होता है और इसके पढ़ने के तरीके से पता चल जाता है कि इसमें कवित्त छंद है। और इसमें भाषा कौन सी है, ब्रिज भाषा है। अगला छंद है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु का मतलब है थोड़ी अधिक सर्दी पड़ने लग जाती है इस ऋतु में। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविता हूँ, घाम हूँ में चांदनी की दूती दमकती है। सेनापति होत शीतलता है सहस गुनी, रजनी की झाई बसर में झमकती है। चाहत चकोर सुर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीरज धसकती है। चंद के भरम होते मोदह कुमोदनी को, शशि संक पंकजनी फूली न सकती है। सविता का अर्थ क्या होता है, सूर्य, पता है, सविता मतलब सूर्य, लेकिन ये फर्क है इसमें थोड़ा सा। ऐसा सूर्य जो रात और दिन दोनों में रहता है उसको सविता कहते हैं, कारण कि सूर्य तो कभी छिपता नहीं है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काटती है तो कभी रात हो जाती है, लेकिन सूर्य तो हमेशा रहता है। तो वो सूर्य जो रात और दिन दोनों में रहता है उस विशेष के लिए ये सविता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। घाम यानी धूप, रजनी यानी रात्रि, वासर यानी दिन, सूर्य यानी सूर्य, धीर यानी धैर्य, मोद यानी प्रसन्नता और संक यानी शंका। प्रस्तुत अवतरण कवि ने सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है। इसमें शिशिर ऋतु का मनोरम चित्रण किया गया है। कवि वर्णन करता है कि शिशिर या सर्दी की ऋतु में सूर्य का तेज कम होने से वह चंद्रमा सा शीतल स्वरूप धारण कर लेता है। ऐसे तो सूरज की तरफ देख भी नहीं सकते अपन, लेकिन जब शिशिर ऋतु होती है तो उसमें धुंध होती है, उसमें सूरज कैसा दिखता है, जैसे चंद्रमा ही हो। तथा धूप में भी चांदनी किसी चमक और शीतलता प्रतीत होने लगती है। धूप सुहाने लग जाती है कि धूप आए तो बहुत अच्छा लगे, जैसे चांदनी सुहाती है। कवि सेनापति कहते हैं कि इस ऋतु में शीतलता के 1000 गुना बढ़ जाने से दिन में ही रात का आभास होने लगता है। सूर्य का प्रकाश एकदम मंद पड़ने से चकोर को उसमें चंद्रमा का भान होने लगता है। इस कारण वह सूर्य की ओर एकटक देखने लगता है। ये काव्य रूढ़ि है, साहित्य में ये रूढ़ि है कि चकोर किसको निहारता है, चांद को। चांद को देखता है चकोर हमेशा, तो वो सूरज को ही चांद समझ रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, शीतलता है, तेज नहीं है, इसलिए एकटक देखने लगता है। एक तो होता है चकोर, दूसरा है चकवा नाम का पक्षी। चकवा पक्षी के मन में दिन को ही रात समझने की भ्रांति से वियोग की आशंका होने लगती है, जिससे वे भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। कुमुदनी भी सूर्य में चंद्रमा का भ्रम होने से प्रसन्न होने लगती है और दिन में ही खिल जाती है। कमलिनी इसी भ्रम से विकसित नहीं होती है। अब जो काव्य रूढ़ियाँ हैं कि सूरज को देखकर कमल खिलता है, चांद को देखकर कुमुदनी खिलती है, वो सारी इसमें बताई गई हैं। तो चांद जैसा लगने लग गया सूरज अब दिन में शीतलता के कारण, तो कुमुदनी क्या खिल जाती है, और कमल सोचता है कि ये तो चांद है, इसलिए वो विकसित नहीं होता है। दूसरा चकवा पक्षी जो होता है वो डर जाता है। वो क्यों डर जाता है, उसे श्राप है कि चकवा चकवी रात्रि में बिछड़ जाते हैं। दिन में तो मिलते हैं लेकिन रात्रि में वो बिछड़ जाते हैं। तो जब उन्हें दिन में ही है चंद्रमा जैसा प्रतीत होता है सूर्य, तो उन्हें लग रहा है कि अब तो हमें रात्रि में तो वियोग सहन करना पड़ता है, दिन में भी हमें वियोग सहन करना पड़ेगा। ये काव्य रूढ़ियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। विशेष सूर्य के ताप की मंदता के कारण उसमें चंद्रमा का भ्रम होने लगता है। कवि ने भ्रम की जो कवि कल्पना की है वो ऊहात्मक है, यानी अतिशोक्तिपूर्ण है एक तरीके से। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि भ्रम हो रहा है ना, चांद में, सूरज में चांद का भ्रम हो गया। किसको, कमलिनी को भी हो गया, कुमुदनी को भी हो गया, चकोर को भी हो गया और चकवा को भी हो गया। इसमें अनुप्रास है, भ्रांतिमान है और अतिशोक्ति अलंकार तो इसमें है ही है।